फ्रेंड्स, मैं उदय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम द बेस्ट पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। किसके बारे में? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, जिसमें हम यह जानेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्या है, यह क्यों हुआ एवं इसके परिणाम क्या हुए, एवं अंत में हम यह भी जानेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का संपूर्ण विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए एक एक करके अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले आपका अपना चैनल बिकम द बेस्ट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। देखिए, जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता होगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम यानी कि अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष अथवा लड़ाई, जिसे हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। तो यह संग्राम क्यों हुआ, इससे पहले क्या था, तो आपको पिछले वीडियो में हमने बताया कि भौगोलिक खोज यूरोपियन देशों के द्वारा किया गया, जिससे कि यूरोपियनों ने विभिन्न देशों के साथ अपना व्यापार स्थापित किया और धीरे धीरे जो है यूरोपियनों ने विभिन्न देशों को अपना उपनिवेश बनाते गए। तो इन्हीं उपनिवेशों की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। जब यूरोपियनों ने अमेरिका पर अपना शासन स्थापित किया, तब वह अपना मर्जी से इस पर कानून लागू करता था जो कि अमेरिकी वासी को पसंद नहीं था। तो इसी से छुटकारा पाने के लिए वह स्वाधीन होने के लिए संघर्ष करता है, जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। तो संघर्ष कैसे न करे, कोई भी पशु पक्षी अथवा प्राणी किसी के पराधीन रहना नहीं चाहता, तो भला मनुष्य इतना बुद्धिमान होते हुए कैसे किसी के पराधीन रह सकता है। तो इन्हीं पराधीनता से मुक्त होने के लिए अमेरिकी वासी ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और फलतः स्वतंत्र हो गया। और तदुपरांत अमेरिका में एक नई राजनीतिक व्यवस्था प्रजातंत्र अथवा लोकतंत्र का विकास होता है। लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि समानता है ना, स्वतंत्रता एवं शासन जो है लोगों के हित में होने लगता है। इस प्रकार विश्व में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का विकास होता है जिसमें शासन संविधान के अनुसार किया जाता है और शासक का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है और शासक जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे देशों में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया गया, लेकिन अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष चूँकि सबसे पहले हुआ था और इस संघर्ष के बाद अमेरिका में एक ऐसी व्यवस्था का विकास हुआ था जिसमें मानव को कुछ अधिकार दिए गए थे और जिसमें शासक का चुनाव मानव द्वारा किया जाता था। इसी से प्रभावित होकर विभिन्न देशों ने अपने देश में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। यही कारण है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में बहुत महत्व दिया जाता है और इसे पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम आगे जानते हैं। देखिए, यहाँ पर कहता है कि विश्व इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ जिन घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है उनमें यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज भी शामिल है। ऐसे तो विश्व में आधुनिक काल का शुरुआत कई सारे घटनाओं से माना जाता है, लेकिन इनमें एक घटना क्या है, समुद्री मार्ग की खोज भी है, जिससे भी आधुनिक काल का शुरुआत माना जाता है। इसका उद्देश्य यानी कि समुद्री मार्गों की खोज का उद्देश्य जो था वो क्या था, यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था, यूरोपीय देश की अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाने का उद्देश्य था। भौगोलिक खोज का उद्देश्य क्या था, यूरोपीय देश की अर्थव्यवस्था को व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाने का उद्देश्य था। इसी क्रम में जो है 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। चूँकि कोलंबस भारत का खोज करने के लिए निकले थे, जो दिशा भटक जाने के कारण अमेरिका चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि यही भारत है, लेकिन वास्तव में वह भारत होता नहीं है, वह अमेरिका था। और
उसके बाद फिर अमेरिगो वेस्पुची ने इस बृहद भूखंड के बारे में है ना विस्तृत जानकारी दी। उसके बाद जो है अमेरिगो वेस्पुची जो है इस अमेरिका के बारे में फिर से जानकारी प्राप्त की और उन्होंने उसे एक महाद्वीप बताया। ठीक है, उन्होंने उसे एक अलग महाद्वीप बताया और इन्हीं के नाम पर जो है अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया। किनके नाम पर? अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर। यूरोपियनों में फ्रांस और इंग्लैंड, किसने? फ्रांस और इंग्लैंड ने जो है अमेरिका में अपना शासन स्थापित कर लिया था। इसी समय जो है यूरोप में नए राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन भी हो रहा था और व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता का विरोध, समानता और बंधुत्व जैसे विचार लोगों के बीच, विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। देखिए, इससे पहले जो है मध्यकाल में यूरोप में व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था। क्या व्यवस्था थी? राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें राजतंत्र होता था। क्या? राजतंत्र होता था। लेकिन इन दिनों लोगों के पास जो है जागरूकता आना शुरू हुआ और लोग क्या करने लगे? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देने लगे। यानी कि जो व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं था, कुछ भी नहीं करने दिया जाता था, उस पर रोक था और निरंकुश सत्ता का विरोध किया जाने लगा। लोग जो है राजा का विरोध करने लगे। राजा जो निरंकुश होते थे उनका विरोध करने लगे। समानता और बंधुत्व जैसे विचार लोगों में आने लगे। यानी कि लोगों में समानता नहीं थी, बहुत असमान स्थिति थी। यानी कि एक उच्च वर्ग था और एक निम्न वर्ग था। बंधुत्व यानी कि भाईचारे लोगों में पनपने लगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ विचार जब यूरोप में आने लगा तो यूरोप के ही लोग अमेरिका में रहते थे। यानी कि ऐसे तो अमेरिका के लोग भी थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो इंग्लैंड से अमेरिका में रह रहे थे और शासन वगैरह कर रहे थे। तो वो शासक वर्ग जो थे वो भी अमेरिका में कुछ वैसा ही चाहते थे व्यवस्था जैसा कि इंग्लैंड में था। देखिए आगे कहता है कि इंग्लैंड से अमेरिकी उपनिवेशों की भौगोलिक दूरी, वहाँ के निवासियों की वैचारिक भिन्नता ने धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहाँ वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उसके उपनिवेश वस्तुतः दो अलग अलग स्तरों पर आ गए। यानी कि इंग्लैंड में जो है अलग धर्म के मानने वाले लोग थे और अमेरिका में अलग धर्म के मानने वाले लोग थे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इन दोनों में दूरी का भी बहुत अंतर था। इंग्लैंड जो कि अटलांटिक महासागर के पूर्व में था और अमेरिका जो कि अटलांटिक महासागर के पश्चिम में था। इन दोनों के बीच इतनी ज़्यादा दूरी थी कि इन दोनों ने क्या कर दिया? इन दोनों के बीच मतभेद पैदा कर दिया। ठीक, उस समय की बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था ने भी इन दोनों के बीच मतभेद को बढ़ाया। धीरे धीरे उपनिवेशवासी इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए अग्रसर हुए। क्या हुए? उपनिवेशवासी जो है इंग्लैंड के वर्चस्व से यानी कि इंग्लैंड के पिंजरे से मुक्त होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए क्या किए? अग्रसर हुए। और इसी का परिणाम जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया और फलतः लड़ाई हुआ इंग्लैंड और अमेरिका के बीच और अमेरिका जो है स्वतंत्र हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बहुत सारे कारण थे। ठीक है, जिसका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है या जिसके निम्नलिखित कारण थे। यह महत्वपूर्ण घटना है ही क्योंकि ऐसा संग्राम जो है कहीं पर पहले नहीं हुआ था। विश्व में पहली बार अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया गया और अमेरिका जो है विश्व में पहला गणतंत्रात्मक देश है। तो चलिए, पहला कारण है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। कहता है कि अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकांश लोग अंग्रेज थे। अमेरिका में जो उपनिवेश थे उसमें अधिकांश लोग क्या थे? अंग्रेज थे। इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था। ठीक है, अतः वे अपने उपनिवेश में भी उसी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे। जबकि ब्रिटिश शासक इसके खिलाफ थे। उपनिवेशों के गवर्नर
इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे, है ना, जिन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त थे और उपनिवेशवासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं। देखिए, आप जानते हैं कि अमेरिका जो था इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो अमेरिका का शासन इंग्लैंड के अनुसार चलता था। ठीक है, इंग्लैंड के राजा द्वारा जो है यहाँ अमेरिका में गवर्नर मनोनीत किए जाते थे और उस गवर्नर को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त था। और ये गवर्नर जो थे ये अमेरिकावासी यानी कि अमेरिका के लोगों के प्रति उत्तरदायी न होकर इंग्लैंड के राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इसी कारण गवर्नर में एवं अमेरिकावासी में जो है संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। ठीक है, कहा जाता है कि उपनिवेशवासियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था, जिसके कारण उनमें भारी असंतोष था। और ये लोग जो इंग्लैंड वाले थे ये सोचते थे, अर्थात कहते थे कि आप लोग शासन के योग्य नहीं है। ठीक है, आप लोग शासित होने लायक है, इसलिए जो है अमेरिका के लोगों में असंतोष था। देखिए, दूसरा कारण है कि भौगोलिक दूरी। इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक थी। यह दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के अलग अलग छोर पर स्थित थे। चूँकि उस समय यातायात एवं संचार साधनों का अभाव था, है ना, यातायात एवं संचार साधनों का अभाव था, अतः व्यावहारिक रूप से ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेश पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ थी, जिसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेशवासियों को मिला। दूरी जो है अमेरिका और इंग्लैंड के बीच बहुत अधिक थी। दोनों जो है अटलांटिक महासागर के दोनों तट पर थे, यानी कि एक जो है पूर्वी तट पर थे और एक पश्चिमी तट पर थे। इस प्रकार इंग्लैंड को जो है अपना पकड़ बनाने में असुविधा थी और जिसका फायदा जो है स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशवासियों को अर्थात किनको मिला? अमेरिका वासियों को मिला। तीसरा कारण है धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। इंग्लैंड और अमेरिका के धर्म और समाज दोनों में अंतर था। अमेरिकी उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी मतभेद थे। जहां एक और ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे और चर्च के आधिपत्य में विश्वास करते थे, वहीं दूसरी ओर, है ना, अमेरिकी जनता प्यूरिटन मतावलंबी थी। धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टेंटों एवं प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ली। जिस प्रकार हिंदू धर्म में जो है 4 संप्रदाय हैं, ठीक उसी प्रकार ऐसे तो कई संप्रदाय हैं लेकिन प्रमुख जो है 4 संप्रदाय हैं। ठीक उसी प्रकार ईसाई धर्म में भी कई सारे संप्रदाय थे, लेकिन इनमें से प्रमुख जो है 2 संप्रदाय थे। एक थे एंग्लिकन मत को मानने वाला, जिसे कैथोलिक चर्च कहा जाता है, ठीक है, और दूसरा था प्यूरिटन मत को मानने वाला, जिसे प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, ये जो एंग्लिकन मत को मानने वाले थे ये चर्च में विश्वास करते थे। ठीक है, यानी कि धर्म के ऊपर वो कुछ भी नहीं मानते थे। धर्म में जो पहले से जो है प्रचलित थी वही मानते थे, जैसे कि मनुष्य के पास विशेषाधिकार नहीं थे। ठीक है, लोगों में जो है समानता नहीं थी। वर्ग जो है, समाज जो है 2 वर्ग में बटा हुआ था, एक जो है शासक वर्ग और एक शासित वर्ग था। ठीक है, और धर्म का बात लोगों को मानने के लिए जो है मजबूर किया जाता था। लोगों को जो है स्वतंत्रता नहीं थी और धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर दूसरा जो प्रोटेस्टेंटों संप्रदाय के मानने वाले लोग थे वो इसमें सुधार चाहते थे। वो मानवता पर बल देते थे, न कि धर्म पर। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है मानव की स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा पर बल देते थे प्रोटेस्टेंटों संप्रदाय के लोग जो थे। ठीक है, ये क्या किए थे कि इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में चले आए थे। यहाँ पर उनको दबाया जा रहा था और ये वहाँ से छोड़कर चले आए। इनमें प्रारंभ से ही जुझारूपन एवं स्वतंत्रता की भावना विद्यमान थी। ये जो स्वतंत्रता चाहते थे। ठीक है, आगे कहता है कि यही
कारण है कि अमेरिकावासी अपने मातृ देश के साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे। यानी कि अमेरिका में जो इंग्लैंडवासी जो अमेरिका में आए थे, वो क्या चाहते थे? इन्हीं सब सामाजिक कारणों से, जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पर जो है कैथोलिक धर्म का बोलबाला था, ठीक है। वहाँ पे प्रोटेस्टेंटो संप्रदाय के मानने वाले लोगों को जो है उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था, उन्हें नीचे दिखाया जाता था। इसी कारण से जो है अमेरिकावासी, यानी कि अमेरिका में जो इंग्लैंड के लोग आए थे, वो अपने मातृ देश यानी कि इंग्लैंड के साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे। आगे कहता है कि ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित थी, ठीक है। यानी कि इसमें जो है एक राजा के अंदर एक राजा, ठीक है, एवं कुलीन व्यवस्था यानी कि एक ही कुल का जो है शासन चलता था, और वहाँ पर एक उच्च वर्ग था, एक निम्न वर्ग था, है ना। समाज में समानता का अभाव था, जबकि अमेरिकी समाज जो है समतामूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। अमेरिका समाज क्या था? समतामूलक, यानी लोगों में समानता थी, ठीक है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था, इसमें जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। इस प्रकार अमेरिका में धार्मिक एवं सामाजिक समरसता विद्यमान थी। इसमें जो है समाज में क्या था? लगाव था, एक दूसरे से जुड़ाव था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। एक दूसरे से जुड़ाव होने के कारण लोग क्या किए? एक अपना मजबूती से जो है संघर्ष कर पाए एकजुट होकर, ठीक है। तो इन्हीं सब कारणों से जो है ये स्वतंत्र भी हो पाए। तो चलिए आगे देखते हैं चौथा कारण क्या है। आगे है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध क्या है? तो अमेरिका में शुरू में ही आपने देखा था कि फ्रांस और इंग्लैंड जो है अपना शासन स्थापित किया था। यानी कि कुछ इलाकों पर फ्रांस शासन कर रहे थे और कुछ इलाकों पर इंग्लैंड शासन कर रहे थे, ठीक है। तो ये चाहते थे दोनों कि पूरे क्षेत्र पर हम शासन करें, तो इंग्लैंड चाहते थे कि हम शासन करें, ठीक है। तो दोनों जो है एक दूसरे को हटाने के लिए यहाँ से तुले हुए थे और अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए तुले हुए थे। इसी क्रम में जो है इन दोनों के बीच जो है युद्ध हो जाता है, ठीक है। यानी कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ। इन दोनों के बीच जो है इसी क्रम में युद्ध हो जाता है। इस युद्ध, क्योंकि एक कहा जाता है कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते हैं, तो ये दोनों जो है अपना शासन स्थापित करना चाहते थे, तो एक को तो पराजित होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि इस युद्ध से पूर्व तक उपनिवेशवासी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। यानी कि अमेरिकी वासी जो थे इस युद्ध से पहले तक, यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध से पहले तक जो है किनसे जुड़े हुए थे? इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे अमेरिकावासी। क्यों? क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। देखिए आप चित्र के माध्यम से, ये है आपका अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इन क्षेत्रों पर जो है फ्रांस और इंग्लैंड का शासन स्थापित था। तो सप्तवर्षीय युद्ध से पहले तक कहा गया कि सप्तवर्षीय युद्ध से पहले तक अमेरिकावासी जो थे वो इंग्लैंड से जुड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि कनाडा में जो है कौन था? कनाडा के तरफ, यानी कि उत्तर अमेरिका के उत्तरी भाग में जो है, ऊपरी भाग में शायद फ्रांस का शासन था और निचली भाग में किसका शासन था? निचला भाग जो है इंग्लैंड का शासन था। तो इधर जो है फ्रांस से बचने के लिए जो है उपनिवेशवासी इंग्लैंड से जुड़े हुए थे। कब तक? सप्तवर्षीय युद्ध के पहले तक फ्रांस से जो है अमेरिकावासी बचने के लिए इंग्लैंड से जुड़े हुए थे। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस के पराजय के साथ यह भय समाप्त हो गया। यानी कि जैसे ही फ्रांस का पराजय हुआ इस सप्तवर्षीय युद्ध में, वैसे ही यह भय समाप्त हो गया। कौन सा भय?
यानी कि अमेरिकावासी जो फ्रांस से बचने के लिए इंग्लैंड से सटे हुए रहते थे या इंग्लैंड से जुड़े हुए रहते थे, वो जैसे ही फ्रांस हारा सप्तवर्ष युद्ध में, तो अब मात्र कौन बच गया था? मात्र इंग्लैंड बच गए थे। तो अब जो है इनका भय समाप्त होता है, फ्रांस से तो इनका भय समाप्त होता है। अब अकेले बच जाता है कौन? यहाँ पर देखिए, अब उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था। अब केवल इंग्लैंड ही अमेरिका में बचे थे, तो अब अमेरिका वासियों का क्या लक्ष्य था? इंग्लैंड को भी अमेरिका से हटाना था। ठीक है, इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए पोलार्ड ने कहा था, है ना, कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। यानी कि इन्हें जैसे ही फ्रांस इस युद्ध में हारा, तैसे ही जो है अमेरिका वासी को लगा कि अगर फ्रांस को हराया जा सकता है, तो ये हम लोग अगर चाहें तो अमेरिका को भी क्या कर सकते हैं, सॉरी, इंग्लैंड को भी अमेरिका से हटा सकते हैं, यानी कि खुद का शासन स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। अगला है 5वां नंबर कारण कि प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, इसमें देखते हैं क्या है। सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए थे। सबसे गंभीर मतभेद जो हुए थे इन दोनों के बीच आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए थे। उपनिवेशवाद की बुनियादी सिद्धांत यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों के दोहन का अधिकार मातृ देश को, यानी कि अमेरिकावासी का यह सिद्धांत था कि उपनिवेश के आर्थिक शोषण, ठीक है, यानी कि अमेरिका का जो आर्थिक रूप से शोषण करने का अधिकार अगर किसी के पास है, तो वो किसके पास है? अमेरिकावासी के ही पास है। यानी कि मेरा देश का संसाधन का दोहन अगर कोई कर सकता है तो केवल मैं ही कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि मेरा देश के संसाधन का दुरुपयोग अथवा उपयोग करने का अधिकार मेरे पास है। ठीक है, अगला कहता है कि दूसरी ओर उन्मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी, जिसमें राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। देखिए यहाँ पर दूसरी ओर उन्मुक्त व्यापार की धारणा विकसित होती है, यानी कि उन्मुक्त मतलब मुक्त व्यापार, यानी कि कोई भी देश किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता है। लेकिन ऐसा व्यवस्था जो यहाँ पर नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड जो है ऐसा नियम बनाए हुए था कि मेरे उपनिवेश से सिर्फ मैं ही व्यापार कर सकता हूँ, और इससे जो वह मनमाना तरीके से जो है चीज़ों का खरीद और बिक्री करते थे, इससे उन्हें अधिक लाभ होता था। तो इस उन्मुक्त व्यापार में क्या कहा गया कि उन्मुक्त व्यापार में राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया। यानी कि जो राज्य, यानी कि जो इंग्लैंड क्या करते थे, व्यापार को नियंत्रित करते थे, इसका जो है उन्मुक्त व्यापार की नीति में क्या किया गया, इसका विरोध किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि मुक्त व्यापार के सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी जो अमेरिकावासी थे, वो अपने व्यापार एवं क्रियाकलापों में वह चाहते थे कि हमारे व्यापार में अथवा हमारे दैनिक दिनचर्या में इंग्लैंड जो है हस्तक्षेप न करे, और वो हस्तक्षेप करते थे तो इसको क्या करते थे, इसको अमेरिकावासी इस हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। अतः उपनिवेशों में विकसित हो रहा मध्यम वर्ग, उपनिवेशों में यानी कि अमेरिका में मध्यम वर्ग विकसित हो रहे थे, जैसे कि बुद्धिजीवी वर्ग का विकास हो रहा था। ठीक है, वर्ग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहता था। यानी कि जो इंग्लैंड के कुलीन वर्ग, यानी कि इंग्लैंड के जो उच्च वर्ग थे, वो शासन स्थापित किए हुए थे अमेरिका में, इसका अंत चाहते थे। ठीक है, तो आगे देखिए अगला है आपत्तिजनक कर। क्या है? आपत्तिजनक कर। कहता है कि सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। युद्ध में तो हानि छोड़कर लाभ आज तक होता ही नहीं है। ठीक है, किसी भी युद्ध के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें हानि अधिक होता है और लाभ कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी।
अतः क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिस समय युद्ध हुआ था उस समय जो क्षति हुआ था उसके पूर्ति के लिए उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्रेनविले थे। कौन थे? ग्रेनविले। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। कौन सा एक्ट पारित किया था? स्टाम्प एक्ट पारित किया था, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। यानी कि क्षतिपूर्ति करने के लिए, आर्थिक क्षति को पूर्ति करने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री ग्रेनविले थे, उन्होंने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया। 1763 में युद्ध खत्म हुआ और 2 साल बाद जो है ग्रेनविले आते हैं और वो क्या करते हैं? 1765 में जो है स्टाम्प एक्ट पारित करते हैं, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य होता है। यानी कि सभी पर जो है टैक्स जो है बढ़ा देते हैं। इस कानून से उपनिवेशों में व्यापक विरोध की भावना जाग उठी। इस कानून से उपनिवेशों में बड़ी मात्रा में विरोध की भावना जाग उठी। ठीक है। उपनिवेशियों ने ब्रिटेन से आने वाली सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निश्चय किया। उपनिवेशवासी क्या किए? ब्रिटेन से जितने भी सामान आते थे अमेरिका में, उन्होंने उसे उपयोग करना बंद कर दिया। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। जो पहले कागज, अदालती कागज और अखबार पर जो है कर था, वो अब क्या हुआ? 1767 में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगा दिया। ये वस्तुएं थी कागज, शीशा, चाय एवं रोगन, यानी कि और सारे वस्तुएं पर उन्होंने क्या कर दिया? कर लगा दिया। ठीक है। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और सैमुअल एडम्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी कि अगर मेरे शासन में भागीदारी नहीं है तो हम कर देने के भी हकदार नहीं है। ठीक है। इसका उन्होंने नारा दिया। ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापित की। अगर किसी बड़े लेवल पर विरोध करना है, जैसे कि सरकार का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने क्या किए? एक संस्था की स्थापना की, जिसका नाम था स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां। इसी संस्था के माध्यम से एकजुट होकर उन्होंने क्या किया? सरकार का विरोध किया। क्योंकि इस प्रकार के किसी बड़े, है ना, सरकार का विरोध करने के लिए अकेले नहीं किया जा सकता है, इसके लिए एक बड़े लेवल पर संगठन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार संस्था का क्या किया गया? विकास किया गया। अगला कारण है कि लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। देखिए, इनमें लेखक एवं प्रचारक की भी बहुत भूमिका थी। ठीक है। इन्होंने अपने लेख अथवा प्रचार के माध्यम से लोगों को क्या किया? लोगों को जागरूक किया। जैसे कि इनमें अहम भूमिका रही है किनका? 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस। टॉमस पेन एक पत्रिका जारी करते हैं, कॉमन सेंस। ठीक है। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया है। ठीक है। उसने राजतंत्र पर भी करारा प्रहार किया। टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों के विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहन किया। इन्होंने लोगों को क्या किया? प्रचारकों एवं लेखकों ने अपने पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। ठीक है। अगला देखते हैं, जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते ही, इंग्लैंड के शासक कौन थे? जॉर्ज तृतीय। सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई। अमेरिका में जो उपनिवेश थे, इनके प्रति इन्होंने निरंकुश नीति अपनाई। निरंकुश यानी कि वैसा नीति जिस पर कोई अंकुश न हो, यानी कि जो उनके मन में आता था वैसा नीति लागू कर देते थे।
उसकी यह नीति इंग्लैंड में भी अलोकप्रिय थी। उसकी यह नीति इंग्लैंड में भी अलोकप्रिय थी। जॉर्ज तृतीय की नीति न केवल कहाँ न केवल अमेरिका में बल्कि इंग्लैंड में भी ये अलोकप्रिय थी। वह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था। जबकि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ने लगी थी, जॉर्ज तृतीय के अनुत्तरदायी रवैये ने उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुए संकट के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं को वस्तुतः ध्वस्त कर दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तरदायी कारक के रूप में सामने आया। ऐसे तो पहले से ही अमेरिका में जो है कई सारे वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिए गए थे, जिससे लोगों में जो है राजा के प्रति असंतोष थे। लेकिन जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति ने और जो है इनको क्या कर दिया, निरंकुश शासन, और इनको जो है स्वतंत्रता असंतुष्ट कर दिया। क्या कर दिया? और जो है अमेरिकी असंतुष्ट हो गए और फलतः इसने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। देखिए, ऐसे तो कई कारण थे, लेकिन तत्कालिक कारण कुछ होते हैं। ऐसे तो युद्ध के कई कारण अथवा किसी भी चीज़ का बहुत सारा पहले से कारण होता है, लेकिन उसका कोई ना कोई तत्कालिक कारण होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें विश्व युद्ध भी हुआ तो उसका बहुत सारे कारण थे, लेकिन एक तात्कालिक कारण जो आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या थी, ठीक है, इसे हम आगे अध्ययन करेंगे। तो इसी प्रकार इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का भी कई कारण थे, लेकिन इनमें एक तात्कालिक कारण था बोस्टन चाय पार्टी। क्या था? बोस्टन चाय पार्टी। देखते हैं क्या था बोस्टन चाय पार्टी। 1773 में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार प्रदान किया गया, जिसका उपनिवेश वासियों ने जबरदस्त विरोध किया। जब चाय से 1773 में एक चाय कानून बनता है, ठीक है, जिससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे चाय कहाँ भेजने का अधिकार मिलता है? अमेरिका भेजने का अधिकार मिलता है। इसका उपनिवेशवासी जबरदस्त विरोध करते हैं। कहाँ का उपनिवेशवासी? अमेरिका का उपनिवेशवासी जो है विरोध करते हैं। जैसे ही चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा, तो वहाँ के कुछ नागरिक आदिवासियों, जिसे रेड इंडियन भी कहते हैं, ठीक ना, जैसे कपड़े पहने रेड इंडियन जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सारी पेटियां समुद्र में फेंक दी। ठीक, क्या कहा कि जैसे ही चाय से लदे जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचता है, वैसे ही वहाँ के कुछ नागरिक, अमेरिकी नागरिक जो है, जो आदिवासी जैसे, यानी कि मूल अमेरिका के मूल निवासियों जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचते हैं और उन्होंने चाय की सभी पेटियां जो है समुद्र में फेंक देते हैं। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसी घटना को हम बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। अतः ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा देते हैं। ठीक है, ब्रिटिश सरकार क्या करते हैं, इस बंदरगाह पर जो है व्यापारिक प्रतिबंध लगा देते हैं। इससे व्यापार अब नहीं होगा। ठीक है, और इस प्रकार अमेरिकी उपनिवेश को विद्रोह की आग में धकेल देते हैं। जैसे ही इस पर प्रतिबंध लगता है, अमेरिकी उपनिवेश क्या होते हैं, इससे नाखुश हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, विद्रोह करने के लिए शुरू कर देते हैं। देखिए, 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। विरोध जो है अकेले, सरकार का विरोध अकेले करना संभव नहीं, इसलिए क्या हुआ, 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेश अमेरिका में जो है, अमेरिका उपमहाद्वीप नहीं, अमेरिका महाद्वीप में जो है इंग्लैंड के कुल कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे। तो इन 13 उपनिवेश के प्रतिनिधि जो थे वो फिलाडेल्फिया शहर में, कौन सा शहर में? अमेरिका में एक शहर है फिलाडेल्फिया, उसमें जो है एक महादेशीय सम्मेलन, यानी कि पूरे अमेरिका महादेश के लोग आते हैं। ये 13
उपनिवेश के प्रतिनिधि आते हैं और एक सम्मेलन आयोजित करते हैं जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय होता है। यानी कि ब्रिटिश कानून को नहीं मानना है तथा क्या नहीं करना है, उनसे जो है कोई संबंध नहीं रखना है और उनका सामान को उपयोग नहीं करना है। ठीक है। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच, है ना, लैंगिस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ। ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों यानी कि अमेरिका वासियों में 18 अप्रैल 1775 को जो है कहाँ पर, लैंगिस्टन में पहला संघर्ष होता है। इसके बाद 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन होता है। पहला महादेशीय सम्मेलन 5 सितंबर 1774 ईस्वी को होता है और उसके बाद दूसरा सम्मेलन 4 जुलाई 1776 ईस्वी को ही फिलाडेल्फिया शहर में ही होता है। ठीक है। और इसमें जो है थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी किया जाता है। और इसमें इस सम्मेलन में क्या किया जाता है, थॉमस जेफरसन जो है स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी करते हैं। एक घोषणा पत्र जारी करते हैं कि हमें क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तथा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। अब सरकार से लड़ने के लिए ऐसे तो वो जो है स्वतंत्रता देगा नहीं, तो क्या किया गया, एक अपना संगठन बनाया गया, उसमें सैनिक वगैरह को बहाल किया गया। ठीक है। और सैनिक का सेनापति किनको बनाया गया, जॉर्ज वाशिंगटन को। किनको, जॉर्ज वाशिंगटन को। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है बिल्कुल ही आरंभ हो गया और 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ। यह कब समाप्त हुआ, 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहाँ पर एक संधि होता है, उसके द्वारा जो है अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष का समाप्त होता है। और 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण होता है। अमेरिका में 1787 में संविधान का निर्माण होता है और 1789 में लागू होता है। संविधान कब लागू होता है अमेरिका में, 1789 में लागू होता है और जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन जी को अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाता है। इस प्रकार जो है अमेरिका अंग्रेज के चंगुल से बाहर निकले और एक स्वतंत्र देश बन पाए। अब देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। देखिए, किसी भी कार्य जब होता है तो उसका कुछ न कुछ परिणाम होता है। ठीक उसी प्रकार जब अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लड़ा गया तब इसका परिणाम क्या हुआ। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है। इसके तात्कालिक एवं दीर्घकालिक परिणाम दोनों ही निर्णायक थे। देखिए, इस संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है। यानी कि यहाँ जो है पहली बार जो है क्या होता है, एक सरकार के साथ संघर्ष होता है और यहाँ पर एक स्वतंत्र देश का निर्माण होता है और एक ऐसी शासन व्यवस्था का विकास होता है जो विश्व में पहले कहीं नहीं था। ठीक है। तो इसे जो है एक विभाजन रेखा के रूप में इसलिए देखा जाता है। इसके तात्कालिक और दीर्घकालिक परिणाम दोनों ही निर्णायक थे। इसके कुछ तात्कालिक परिणाम भी हुए और कुछ दीर्घकालिक परिणाम भी हुए, जैसे कि पहला, ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया तथा अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ। अमेरिका जो बहुत धनी प्रदेश था वह क्या हुआ, इंग्लैंड के हाथ से निकल गया और संयुक्त राज्य अमेरिका नाम से एक शक्तिशाली राष्ट्र का क्या होता है, उदय होता है, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। आज ये पूरे विश्व को जो है प्रभावित कर रहे हैं एक संयुक्त राज्य अमेरिका नाम का शक्तिशाली राष्ट्र। दूसरा कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था।
अतः इसने एडम स्मिथ के लेसेज फेयर यानी कि मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो था वो वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था। यानी कि जो पहले ऐसा नियम था कि एक अमेरिका के साथ केवल इंग्लैंड ही व्यापार कर सकते थे, वो क्या हुआ, संघर्ष के बाद स्वतंत्र हुआ और वो किसी के साथ व्यापार कर सकते थे। तो इसने किसके सिद्धांत को मजबूत किया, तो एडम स्मिथ जिसने सिद्धांत दिया था लेसेस फेयर यानी मुक्त व्यापार, यानी कि किसी के साथ भी कोई भी देश व्यापार कर सकता है। तो इस सिद्धांत को इस स्वतंत्रता संग्राम ने क्या किया, मजबूती प्रदान किया। तीसरा परिणाम क्या होता है कि ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्रियों के मत्थे मढ़ा गया। यानी कि जॉर्ज तृतीय जो शासक थे ये निरंकुश शासक थे, ठीक है। इनकी निरंकुशता के कारण जो है ब्रिटेन के एक महंगा उपनिवेश जिसे कीमती उपनिवेश कहते हैं अमेरिका जो है हाथ से निकल गया। तो इन्हीं को जो है इसका दोषी ठहराया गया, ठीक है। कहता है कि तानाशाह बनने का जॉर्ज तृतीय का सपना चूर हो गया। जॉर्ज तृतीय जो तानाशाह बनते थे यानी कि अपना मर्जी से शासन करते थे, क्या हुआ, ये नहीं कर पाए और अमेरिका स्वतंत्र होता है और इनका सपना जो है टूट जाता है। लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल बर्खास्त तथा अधिक उदार मंत्रिमंडल नियुक्त किया गया। मंत्रिमंडल जो है टूट जाता है और दूसरा मंत्रिमंडल फिर से जो है नियुक्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार होते हैं। इंग्लैंड में शासन व्यवस्था में सुधार होते हैं, जैसे कि आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ, है ना। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला। उसके बाद आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा। घ में है कि इस प्रकार सीमित राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ गया। यानी कि राजतंत्र जो है वो सीमित हो गया और राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ गया, ठीक है। यानी कि अब राजतंत्र घटने लगा और लोकतंत्र बढ़ने लगा। यानी राजतंत्र के प्रति लोग कम विश्वास करने लगे और अधिक जो है लोग लोकतंत्र चाहने लगे, ठीक। अमरीकी चौथा परिणाम क्या हुआ कि अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। अतः जब वे स्वदेश लौटे तो राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास किया, है ना। दूसरी ओर फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई। देखिए, इसने फ्रांस को किस प्रकार प्रभावित किया कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस के सैनिक भी भाग लिए थे, ठीक है। तो ये भी अपने यहाँ क्या चाहने लगे, अपने यहाँ राजतंत्र के विरोध करके और लोकतंत्र चाहने लगे। और चूँकि इसने फ्रांस ने अमेरिका को युद्ध में सहायता किया था, इस प्रकार आर्थिक स्थिति भी फ्रांस की क्या हो चुकी थी, प्रभावित हो चुकी थी। पांचवा परिणाम क्या हुआ कि राजनीति में जनता की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। पहले जो राजनीति में जनता की भागीदारी नहीं थी, अब जनता की भागीदारी होने लगी। छठा नंबर परिणाम होता है कि जनता को आर्थिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली तथा मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों की मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई। जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि जनता को जो है किसी खास धर्म को मानने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जाता था। उन्हें जो धर्म मानना है वो मान सकते थे। उन्हें धर्म के मामले में स्वतंत्रता दी गई तथा मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों की मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई। यानी कि लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया, यानी कि मूलभूत स्वतंत्रता दी गई। यानी मानव होने के नाते लोगों को जो स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए वैसा स्वतंत्रता उन्हें दी गई। सातवां परिणाम हुआ कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। यानी कि विश्व में पहली बार अमेरिका में जो है
1789 में संविधान लागू किया गया है ना। ऐसा पहले कहीं व्यवस्था नहीं था कि संविधान के अनुसार जो है शासन का संचालन किया जाएगा। और इसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। अमेरिकी संविधान में जो है महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। 8वां परिणाम हुआ कि अमेरिका गणतंत्र बना तथा वहाँ मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिला। यानी कि अमेरिका जो है एक गणतंत्रात्मक देश बना। यहाँ पर जो है शासन का जो है प्रमुख होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। वहाँ मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। यानी कि मॉन्टेस्क्यू जिन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, यानी कि शक्ति को बांट दिया जाए, ठीक है, एक ही व्यक्ति के हाथ में शक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनको मान्यता मिली। वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया। मताधिकार का आधार संपत्ति को बनाया गया जो उचित नहीं था। देखिए क्या हुआ, जैसे वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ उसी के साथ यानी उस समय जो है वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ और स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया। यानी कि स्त्री वहाँ पर जो है जो लेडीज़ थे उनको वोट नहीं दिया जाना था, ठीक है। और मताधिकार का आधार जो है संपत्ति को बनाया गया जो कि उचित नहीं था। मत वही दे सकते थे जिनके पास बहुत सारे संपत्ति थे, जो कि उचित नहीं था। हालांकि बाद में इसमें सुधार किया गया, ठीक है। 10वां नंबर परिणाम जो होता है वो कहता है कि इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ जिसमें पहली बार लिखित संविधान, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के मूल आधार माने गए। इन सिद्धांतों का प्रसार यूरोप में भी हुआ और फ्रांस की राज्य क्रांति ने 1789 में इन्हीं सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर दिया। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ, पहली बार लिखित संविधान आया, ठीक है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू हुआ, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और यानी कि धर्मनिरपेक्षता यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई, ठीक है। व्यवस्था के मूल आधार माने गए, यानी कि इस व्यवस्था में इन सब तत्वों का होना अनिवार्य था। उसके बाद औद्योगिकरण का प्रभाव है। देखिए आगे क्या होता है, औद्योगिकरण का प्रभाव अमेरिका पर क्या पड़ता है। कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही पश्चिमी यूरोप की औद्योगिक क्रांति नवनिर्मित अमेरिकी समाज में प्रवेश कर रही थी। अतः इससे आर्थिक प्रगति की अपार संभावनाओं का उदय हुआ। अब यहाँ एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई तथा अनेक उद्योग धंधे एवं कल कारखानों का निर्माण हुआ जिसके लिए कच्चा माल पहले से ही मौजूद था। औद्योगिकरण के फलस्वरूप कृषि को भी प्रोत्साहन मिला तथा आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हासिल हुई जिसका परिणाम एक सशक्त एवं विकसित देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ था। देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय यूरोप में भी औद्योगिक क्रांति हुआ था, यानी कि मशीनीकरण यूरोप में हो चुका था। अधिक मात्रा में जो है कल कारखाने लगाए गए थे जिससे है ना चीज़ों का उत्पादन जो है वस्तुओं का उत्पादन भरपूर मात्रा में होने लगा था। इसी प्रकार अमेरिका में भी जैसे अमेरिका स्वतंत्र होता है यहाँ पर जो है यहाँ पर भी औद्योगिक क्रांति शुरू होता है। यहाँ पर भी जो है कल कारखाने लगाए जाते हैं, है ना। यहाँ कच्चा माल पहले से ही उपलब्ध था और खेती में जो है विकास किया गया, खेती को प्रोत्साहन दिया गया और खेती से कच्चा माल का उत्पादन हुआ एवं कल कारखानों का विकास होने के बाद अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा और धीरे धीरे जो है अमेरिका एक सशक्त एवं विकसित देश के रूप में उदय होता है। देखिए हमने अब परिणाम जान लिया। अब जानते हैं कि इंग्लैंड जो असफल हुआ, यानी कि इंग्लैंड जो स्वतंत्रता संघर्ष में पराजित हुआ और अमेरिका वासी का जीत हुआ जिससे कि अमेरिका जो है आज़ाद हुआ। तो इंग्लैंड
असफल क्यों हुआ, इन्हीं के बारे में हम जानते हैं। यद्यपि इंग्लैंड काफ़ी शक्तिशाली था, इंग्लैंड जो था काफ़ी शक्तिशाली था एवं विश्व में उसके कई उपनिवेश भी थे, परंतु उसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हार का मुंह क्यों देखना पड़ा। इंग्लैंड की असफलता के निम्नलिखित कारण थे। देखिए, पहला कारण था कि अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर के पार 3000 मील की दूरी पर स्थित थे। यानी कि अमेरिकी उपनिवेश जो थे वो महासागर के पास थे, महासागर के पार थे। ये महासागर के इस पार थे और अमेरिका महासागर के उस पार थे। इस प्रकार 3000 मील की दूरी पर स्थित थे, अतः वहाँ समय से सेना एवं रसद यानी कि खाद्य सामग्री पहुँचने में कठिनाई होती थी। ठीक है, दूसरी ओर अमेरिका की भौगोलिक स्थिति भी अंग्रेजी सैनिक परिचित नहीं थे। अमेरिका की जो भौगोलिक स्थिति थी, वहाँ का वातावरण अलग था। ठीक है, वहाँ पर अलग मौसम थे, उससे अंग्रेजी सैनिक परिचित नहीं थे। इस कारण से भी है इंग्लैंड असफल हुए। दूसरा कारण है कि अमेरिका की शक्ति को नज़रअंदाज किया गया एवं अधिकांश अंग्रेज इसे गृह युद्ध समझते रहे। अमेरिका की शक्ति को क्या किया गया, नज़रअंदाज किया गया। यानी कि इन्होंने सोचा कि अमेरिका जो है इतना शक्तिशाली नहीं है, छोटा मोटा है, बात सिमट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका एक बड़ा शक्तिशाली उभर कर सामने आया और इन्हें पराजित कर दिया। ठीक है, तीसरा नंबर कारण था कि उपनिवेश वासियों में एकता एवं उत्साह था। वे स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उपनिवेशवासी क्या थे, अमेरिका वासी, एकता एवं उत्साह उनमें था, उनमें एकता था। सब लोग आपस में मिले जुले थे एवं उत्साह था। वे स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, यानी कि मर मिटने के लिए वो तैयार थे। ठीक है, इस प्रकार उनकी संघर्ष का परिणाम हुआ कि वे जीत चुके। क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपके मिलाने में लग जाती है। ठीक, ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। ये क्या चाहे थे, स्वतंत्रता को पूरी शिद्दत से चाहे थे और स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा कारण क्या था कि ब्रिटिश सेनापतियों में कुछ सामरिक भूलें, ब्रिटिश सेनापतियों ने कुछ सामरिक भूलें की। ठीक है, उसके बाद पांचवा, ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद थे। ब्रिटिश में जो नेता थे उनके बीच मतभेद थे। जो तृतीय की हठधर्मिता, यानी कि वो अपने जिद्दी आदमी थे। ठीक है, वो जिद पर अड़ जाते थे कि नीति के कारण, उनकी हठधर्मिता की नीति के कारण वो जो कहते थे वही करते थे, चाहे वो गलत या सही। नेता को चाहिए कि अगर एक निर्णय उन्होंने लिया, अगर वो निर्णय, या कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति जो निर्णय लेता है वह सही ही होता है। अगर उसे बाद में पता चलता है कि यह निर्णय गलत है तो उसे वापस भी लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार उसकी हठधर्मिता की नीति के कारण योग्य एवं अनुभवी नेता सरकार से अलग रहे। छठा नंबर कारण है कि ब्रिटेन विदेशी सहायता से वंचित रहा, जबकि अमेरिकी उपनिवेशों को विदेशी सहायता प्राप्त हुई। विदेशी सहायता ब्रिटेन को नहीं मिला, लेकिन अमेरिकी उपनिवेश को विशेषकर फ्रांस से सहायता मिला, जिसके कारण जन धन से काफ़ी मदद हुई और अमेरिका जीत गए और इंग्लैंड हार गए। ठीक है, सातवां नंबर कारण था कि अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन जैसा सुयोग्य नेता मिल गया। अमेरिका में अच्छा नेता मिल गए, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, बड़े धैर्य, साहस एवं कुशलता, किसी भी कार्य को करने में धैर्य की आवश्यकता होती है। यानी कि धैर्य मतलब किसी लक्ष्य के प्रति कार्य करते रहना। ठीक है, साहस मतलब उसमें जो है हिम्मत होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, एवं कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। यहाँ पर देखिए, अमेरिका 13 उपनिवेश थे। इंग्लैंड का कुल अमेरिका में कितने उपनिवेश थे, 13। इन सब का नाम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो से लाभान्वित हुए हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।